कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, रुपया के स्तर का नीचे जाना पाकिस्तान की हालत खराब किए हुए है कि अचानक पाकिस्तानियों की किस्मत इतनी फूटी थी कि भीषण बाढ़ ने जो कुछ बचा था सब धो दिया और उसी के बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर है और दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि आप हमें बचा लो। अभी यही सब चल रहा था कि पूर्व पीएम इमरान खान पर 3 नवंबर को गुजरांवाला में गोली चला दी गई और फिर क्या था, पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं। इसके साथ भारत में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री से लेकर सेना के बड़े अधिकारी तक इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। पिछले दिनों शौर्य दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह के साथ चिनार कॉर्प के कमांडर ने खुले तौर से ऐलान कर दिया कि हम तैयार हैं पीओके पर कब्जा करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहाँ की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथियों, आज 27 अक्टूबर 1947 को हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य अभियान के ऐतिहासिक पल के स्मरण की पहल आप लोगों के द्वारा की गई है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और अपने आर्मी के सारे अधिकारी और सारे जवानों को भी मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। अब पीओके के मुद्दे को हवा ऐसे वक्त में दी जा रही है जब देश में चुनावी माहौल गर्म है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कश्मीर और पीओके जैसे मुद्दे भी काफी अहम हो जाते हैं। अब चुनाव से पहले पीओके को लेकर शुरू बयानबाजी को विधानसभा ही नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। अब एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 नवंबर को कांगड़ा के जयसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान अचानक कुछ लोग पीओके चाहिए के नारे लगाने लगे। इस पर रक्षा मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, आप धैर्य रखिए। भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान के रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। आज हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक भी बैठे हैं। मेरे भाइयों, हमारे पूर्व सैनिकों का इस देश की रक्षा करने में कोई थोड़ा कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह।
यहाँ पर एक और बात आपको बताते चले कि इससे भी करीब एक हफ्ते पहले 27 अक्टूबर को राजनाथ सिंह का एक बयान खूब चर्चा में रहा था। उस दिन राजनाथ सिंह ने कहा था कि अभी तो हमने उत्तर की ओर चलना शुरू किया है। ये यात्रा तब पूरी होगी जब 22 फरवरी 1994 में भारतीय संसद में लाए गए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके तहत हम बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री के बयान तो आपने देख लिए, लेकिन उनके अलावा सेना के अधिकारी भी पीओके को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। हाल ही में चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हम सरकार के आदेश पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल औजला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ही बयान पर यह जवाब दिया था। जानकारी देते चले कि इससे पहले बीजेपी के कई छोटे और बड़े नेता पीओके की वापसी को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जैसे हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, वैसे ही पीओके को भी आजाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने भी 2024 तक पीओके के भारत में शामिल होने की बात कही थी। अब सवाल यह है कि पीओके को फिर से भारत में लाने के दावों में कितना दम है। ऐसा फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई आसान बात नहीं है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने जैसा होगा। अगर वाकई ऐसा हुआ तो जो हालात अभी रूस और यूक्रेन के बीच हैं, वही हालात भारत और पाकिस्तान के बीच भी हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक चुनावी हथकंडा हो सकता है जिस पर सिर्फ वोट आ सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर कोई ये पागलपन करता है तो नुकसान भारत का भी बहुत ज्यादा होगा। चुनाव में स्वाभाविक है, सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी और आपसे अपनी अपनी बातें रखेंगी। हम आएंगे तो यह कर देंगे, हम आएंगे तो वह कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। और हमारी बात से आप सहमत होंगे कि आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता गया। और यह भारत की राजनीति में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ, इसे चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह हमारी और आपकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। मुझे याद है कि 2014 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट के रूप में उस समय प्रोजेक्ट हुए थे। चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था। मोदी जी बार बार मुझसे चर्चा करते थे, कहते थे अध्यक्ष जी यह देख लीजिएगा कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए घोषणा पत्र में जिसको हम पूरा न कर पाए।